ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। उन सभी को देखने का प्रयास करेंगे। और हाँ, आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ज्यादा चर्चा में था। तो अभी हाल ही में उसका रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपा गया। उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, तो उसको स्किप नहीं करना। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा रिपोर्ट जारी हुआ, उस रिपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अभी हाल ही में जारी यूएनडीपी की रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है। अभी यूएनडीपी ने रिपोर्ट जारी किया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1965 में हुआ था। अभी हाल ही में ये महत्वपूर्ण बहुत सारी रिपोर्ट जारी किया, बट हमारे लिए दो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मानव विकास सूचकांक, जो मानव के विकास बहुत सारे आधार पर बताता है कि मानव का कितना विकास हुआ है। एक सूचकांक इन्होंने और जारी किया, लैंगिक असमानता सूचकांक। ये क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले मानव विकास सूचकांक देखते हैं। तो मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का कौन सा स्थान है, 134 आउट ऑफ 193, 134वां स्थान है। टोटल 193 देश में भारत का कितना स्कोर है, तो 0.644, टोटल कितने में से एक में 0.644 आउट ऑफ 1। तो मतलब भारत का जो स्कोर है 0.644 आउट ऑफ 1, जो स्थान है 134 193 में से। पिछले वर्ष के स्थान की बात करें तो पिछले वर्ष 135 था, इस बार एक स्थान का सुधार हुआ है। समझ गए। अगर बात करें कि सबसे टॉप पर कौन है, शीर्ष पे कौन है, तो पहले पे स्विट्जरलैंड, दूसरे पे नॉर्वे और तीसरे पे आइसलैंड। और सबसे अंतिम में कौन है, सबसे अंतिम में कौन है, वो है सोमालिया और साउथ सुडान। ये जो मानव विकास सूचकांक होते हैं, एक किस आधार पे बनते हैं कि कितना मानव विकास किया गया, तो इसका मुख्यतः 3 आधार है। पहला, जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब जीवन के प्रति आशा, जीवन जीने की इच्छा। तो यहाँ पे जो अपने देश का है वो है 66.7 वर्ष। मतलब यहाँ भी पिछली बार की तुलना में तो वृद्धि हुई है, पर बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं। और दूसरा है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। और तीसरा साक्षरता दर। इन 3 के आधार पे पता चलता है कि मानव का विकास कितना हुआ है। उसके बाद अगला रिपोर्ट चलते हैं। अगला रिपोर्ट है लैंगिक असमानता सूचकांक। जैसा कि समझ में आ रहा है, लैंगिक असमानता, तो यह सूचकांक क्या है, तो यह सूचकांक का मतलब है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, राजनीति में महिलाओं का पुरुषों की तुलना में कितना स्थान है। अगर वो बराबरी है तो दोनों का स्थान अच्छा होगा। ऐसे पूरे विश्व की तुलना में भारत का कौन सा स्थान है, तो पूरे विश्व में भारत का जो स्थान है 108 आउट ऑफ 193, 108वां स्थान है। पिछले वर्ष की तुलना में भारी सुधार हुआ है, 14 स्थान का सुधार। पिछले वर्ष जो हमारा स्थान था 122वां स्थान था, इस बार कितना, 108वां। स्कोर कितना है, स्कोर है 0.437 आउट ऑफ 1। अगर इसमें बात करें इस सूचकांक में पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे है डेनमार्क, दूसरे पे स्वीडन। सबसे अंतिम में कौन है, सबसे अंतिम में है यमन और सोमालिया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने रक्षा क्षेत्र से लिया हुआ है। हाल ही में लॉन्च अग्रय और अक्षय क्या है। सबसे पहले समझेंगे जो अग्रय और अक्षय है यह क्या है और इसका निर्माण करता कौन है, और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हाल ही में जो अग्रय और अक्षय लॉन्च किया गया, यह क्या है, यह भारतीय नौसेना के 2 नवीनतम पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। क्या है, युद्धपोत है। इसको इंग्लिश में ASW, एंटी सबमरीन वारशिप बोलते हैं। समझ के। इसकी जो निर्माणकर्ता कंपनी है वो है गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड, जो कि कोलकाता की कंपनी है। ये जो अग्रय अक्षय है, इसमें मुख्यतः विशेषता क्या है, इसमें अत्याधुनिक सोनार जो ट्रेस करने के लिए लगाया जाता है, राडार भी लगाए गए। उसके साथ साथ ये जो पनडुब्बी है उन्नत हथियार से लैस होगा। इसमें जो इसकी मुख्यतः क्षमता है, लंबी दूरी मारक क्षमता है, उच्च गति है। समझ के। ये जो परियोजना था जिसके अंतर्गत दोनों को बनाया गया है, इसके अंतर्गत टोटल 8 ASW को बनाना है। एंटी सबमरीन वारशिप को बनाया जाएगा 8। तो ये 5वें और 6वें नंबर का है। आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि पहले नंबर पर कौन है। पहले नंबर का था INS अर्नाला। इसका जो मुख्यतः विशेषता है, यह स्वदेशी निर्माण किया गया है और इसे मुख्यतः बनाया क्यों गया है, तो समुद्री सुरक्षा के लिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया, इस बार का थीम क्या था, और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया, 14 मार्च को मनाया गया। यह जो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में सेकेंड गुरुवार को मनाया जाता है। मार्च के महीने में दूसरा गुरुवार जब भी पड़ेगा उसी दिन मनाया जाएगा।
इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है किडनी स्वास्थ्य के लिए और सभी के लिए। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? किडनी के जो अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। इसकी जो इकाई है वो है नेफ्रॉन। किडनी संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण रोग है क्रोनिक किडनी रोग। इसमें क्या होता है? इसमें किडनी धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाती है और समय के साथ इसका जो क्षमता होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। किडनी का कार्य क्या होता है? किडनी का कार्य रक्त को साफ करना और पानी का संतुलन बनाए रखना होता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पोर्टल से लिया हुआ है। हाल ही में पीएम सूरज पोर्टल किसने लॉन्च किया? और ये जो पीएम सूरज पोर्टल है यह क्या है और इसे क्यों लॉन्च किया गया? तो पीएम सूरज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 मार्च को लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय के अंतर्गत? यह आता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्र। तो अभी बताता हूं कि सामाजिक न्याय ही क्यों। तो पीएम सूरज पोर्टल क्या है? पीएम सूरज पोर्टल जो देश के हाशिए पे लोग हैं, जो मतलब जिनकी दैनिक स्थिति बहुत कमजोर है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी या स्वच्छता कर्मी या जो हाशिए पे समुदाय हो, जिनकी स्थिति खत्म होने की स्थिति में, इनको ऋण सहायता प्रदान करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसके पहले जब ये पोर्टल नहीं था तो इनको ऋण लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो इसे क्यों लॉन्च किया गया? तो ऋण आवेदन जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाने के लिए और उसमें तेजी लाने के लिए इस प्रक्रिया को शुरुआत किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार का ऋण होगा, जैसा शिक्षा ऋण, व्यवसाय ऋण, आवास ऋण और कृषि ऋण। समझ गए? इसके अलावा आपको पता होगा कुछ दिन पहले मैंने कराया हुआ था, स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया था। स्वाति पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया था? तो स्टेम एसटीईएम को वृद्धि करने के लिए, इस एसटीएम में महिलाओं की भागीदारी को वृद्धि करने के लिए। एसटीईएम क्या है? एस मतलब साइंस, टी टेक्नोलॉजी, इज इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया था कुछ दिन पहले। ई साक्षी ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया था? एमपी के लिए लॉन्च किया गया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने योजना एंड परियोजना से लिया हुआ है। हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया और ये जो योजना शुरू किया गया यह योजना क्या है? तो अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत किया गया? ई मोबिलिटी योजना। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। तो केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय? भारी उद्योग मंत्रालय। इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? वो है महेंद्र नाथ पांडे। अब बात करें कि ई मोबिलिटी योजना क्या है। तो इस योजना के अंतर्गत 2030 तक देश के सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना इसका उद्देश्य है। समझ गए? मतलब अभी जितने भी डीजल पेट्रोल से जितनी भी गाड़ियां चल रही 2030 तक इसको इलेक्ट्रिक रूप में बदल दिया जाएगा। इसमें जो लागत है 500 करोड़। तो क्या इसके पहले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कोई योजना नहीं था? इसके पहले योजना था फेम सेकंड, जो कि 31 मार्च 2024 को खत्म हो जाएगा। तो इसी को प्रतिस्थापित करने के लिए इस योजना को लाया गया है। इसमें आखिर में कैसे इसको चेंज किया जाएगा? इसके तहत सब्सिडी दिया जाएगा। 2 पहिया वाहन अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन लोगे तो आपको 10,000 सब्सिडी दिया जाएगा और 3 पहिया लोगे तो 25 से 50,000, वो तो उसके हिसाब वेरी करता है। इससे मुख्यतः लाभ क्या होगा? तो इससे इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज करने से सबसे बड़ा लाभ है कि प्रदूषण में कमी आएगी, ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होगा, उसके साथ साथ रोजगार सृजन होगा। अगर बात करें आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास भी अच्छा होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ग्रुप में आगे आने वाले एग्जाम में बहुत सारी जगह मिल सकता है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं और समझिएगा, समझ में आ जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव का रिपोर्ट किसे सौंपा गया? कुछ दिन पहले ये बहुत ज्यादा चर्चा में था कि आने वाले समय में एक राष्ट्र है तो एक ही चुनाव होगा। पहले इसके बारे में समझने के लिए एक कमेटी बनाएगा, जिस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी बनाए गए। उसके साथ साथ उसमें 8 सदस्य लगभग सभी पार्टियों के और सभी क्षेत्रों को रखे गए। फिर उसका एनालिसिस करना था कि कितना सही है और कितना गलत है। इसमें रामनाथ कोविंद जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे, इनको अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद अधीर रंजन जी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट किया, जो कि बाद में इसमें बाहर हुए, क्योंकि इन्होंने बोला कि इसमें एक तरफे बात किया जा रहा है। दूसरा अमित शाह जी हैं। तीसरा गुलाम नबी, अमित शाह गृह मंत्री, नंद किशोर जी हैं, हरीश साल्वे जो कि वकील हैं, उसके बाद सुभाष कश्यप। ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग क्षेत्रों से शामिल किए गए। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे मीटिंग किया। उस मीटिंग में इन्होंने टोटल 47 राजनीतिक दल से मीटिंग किया। उसके बाद एक रिपोर्ट बनाया, उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति जी को सौंपा। इस रिपोर्ट में 32 लोग एक पक्ष में मतदान करके एक रिपोर्ट बनाया। उस रिपोर्ट में मुख्यतः क्या था? ये रिपोर्ट 18,626 पेज का रिपोर्ट था, जिसमें इन्होंने बोला
कि इस रिपोर्ट इसको लागू करने के लिए सबसे पहली बात तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो चुनाव होगा, एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब एक ही बार में चुनाव नहीं हो पाएगा, 2 चरण में चुनाव कराना पड़ेगा। पहले चरण में तो लोकसभा और विधानसभा का, पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, उसके बाद 100 दिन के अंदर, 100 डेज के अंदर दूसरा लोकल इलेक्शन। लोकल इलेक्शन में आपका अब वो क्या है, ग्राम प्रधान का, ग्राम पंचायत का, नगर पालिका का, ये सभी चुनाव होगा। तो ये इस रिपोर्ट का मुख्यतः है। इससे क्या लाभ होगा? इस रिपोर्ट का मुख्यतः लाभ है कि खर्चे कम होंगे और विकास कार्य लगातार होता रहेगा, कभी बाधित नहीं होगा। क्योंकि राज्य सरकारें में लगातार चुनाव होते रहते हैं, तो जो केंद्र सरकार की परियोजना होती है चुनाव की वजह से रुक जाती है। इसकी वजह से यहाँ पे ये सबसे बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। बाकी इसके कुछ बुराइयां भी हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।